सा रिवीजन करा दो ताकि इन लोगों को याद तो आ जाए कि ये कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम किस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा। हम हाँ, ये क्या मैं हल्का फुल्का मॉडल डिस्क्राइब कर दो ताकि फिर वे मॉडल सिक्वेंशियल वो कर लें। मॉडल डिस्क्राइब करूं? मॉडल ये है कि हमारे पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का मॉडल है। डीप लर्निंग हम पढ़ रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है उसमें 10 आंसर्स आ सकते हैं। वो 0 से 9 तक हैंड रिटन डिजिट्स है। 60,000 उसकी इमेजेस है और रेजोल्यूशन उसकी 28 बाय 28 है। ये सारे इमेजेस ग्रे स्केल इमेजेस हैं। यहाँ तक हमने सिर्फ इसमें एक सेल चलाया था, जिस सेल में हमने क्या देखा था, हमने सिर्फ वहां से एक डेटा सेट उठाया, जो कि डेटा सेट कहाँ पड़ा था, केरास पे था। और एमनिस्ट डेटा सेट उसका नाम है। और उसको हमने एक वेरिएबल के अंदर सेव करा दिया है। यहाँ तक अभी हमने काम किया था। और हमने लेयर्स को डिस्कस किया था कल, हमने न्यूरॉन्स को डिस्कस किया था कल। और थोड़ा सा हमने ओवरव्यू पिछला भी लिया था कि पिछले 5 क्लासेस में हमने क्या किया है। अगर अभी तक वो वीडियो मौजूद हो फेसबुक पे तो चाहो तो देख लो। और बाकी ये है कि और कोई चीज ऐड करनी हो तो अर्शी ऐड कर दो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। हाँ, हमने बस लाइक यहीं तक ही किया था। हम आगे मॉडल सिक्वेंशियल मॉडल को डिफाइन करने के लिए जा रहे हैं कि सिक्वेंशियल लेयर या सिक्वेंशियल मॉडल, बेसिकली ये सिक्वेंशियल मॉडल ही है ना, जिसको आगे हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं कि सिक्वेंशियल मॉडल में होता क्या है। सिक्वेंशियल मॉडल अच्छा। में हाँ लाइक तो एक चीज यहाँ पे मुझे ओके। ऐड करनी है, जो मैं पहले क्लास हाँ में बहुत दफे बता चुकी हूँ। लेकिन न्यू न्यू स्टूडेंट्स होते हैं तो जो भी चीज सर्चिंग की तरफ जाए, अगर आप कैरास की किसी चीज को सर्च कर रहे हैं और आपको जो मेन उसकी कैरास की डॉक्यूमेंटेशन कैरास के ही वेबसाइट पे मिले, तो उससे बेस्ट डिस्क्रिप्शन कहीं पे नहीं होती। तो आई वुड सजेस्ट, मैं खुश हो गई थी अभी इसको देख के, कि ये जो सर्चिंग बड़ी अच्छी हुई है। अब ये थोड़ा सा अर्शी मैंने इसको खोल दिया है। तुम इसको अब जो जहां से डिस्क्राइब करना चाहती हो करो। हाँ, अब लाइक हम आगे केरास मॉडल को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि केरास के अंदर होता क्या है बेसिकली। केरास में हम जितने इनपुट देते हैं उतने ही हमें आउटपुट चाहिए होते हैं जब हम एक सिक्वेंशियल मॉडल बनाते हैं। अच्छा, इसमें हमारे लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी ये होती है कि हम इसमें जैसे 9 से इनपुट्स दे रहे हैं, तो लाइक 10 इनपुट्स दे रहे हैं तो 10 ही हम आउटपुट चाहेंगे इसके अंदर। जैसे कि हमारे नंबर्स थे, नंबर्स हमारे 0 to 9 थे ना, तो जितने 0 to 9 जी। नंबर हैं हमें इतने ही आउटपुट भी चाहिए। तो सिक्वेंशियल मॉडल में क्या होगा कि सिक्वेंशियल मॉडल में ये होता है कि जितना आप हर लेयर को स्किप किए बगैर, हर लेयर पर हर पिक्सल, हर न्यूरॉन को जितना आप रीड करते हुए आगे बढ़ोगे तो आप किसी भी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन को स्किप नहीं कर पाओगे। उससे क्या होगा, अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को स्किप नहीं कर पाएंगे तो हमारे मॉडल की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए यहाँ पर हम एक सिक्वेंशियल डेटा को आगे मतलब लाइक आगे हम प्रोसेस करेंगे, क्योंकि हर लेयर यहाँ पे में एक चीज और ऐड कर दूं कि वो हाँ ये वाली सीक्वेंस हम डेटा लीकेज की वजह से भी आई थिंक यूज करते हैं। कि अगर डेटा आपको ये खतरा होता है कि खतरा नहीं होता, लाइक अगर डेटा जो है वो कहीं ऐसा है कि वो लीक कर रहा है, तो जब सीक्वेंस में मॉडल होता है तो उसकी पोटेंशियल बहुत कम होती है कि ये अब लीक करेगा। तो दैट्स व्हाई आई थिंक। हाँ, मतलब डिफरेंट वो होती है इंफॉर्मेशन। जैसे अब एक लेयर पर एक टिप पड़ी है और वो टिप स्किप हो गई और आगे वो लेयर पे बढ़ गया, और वो टिप को तो उसने रीड ही नहीं करा। अब एक पिक्सल के अंदर 4 का एक पॉइंट पड़ा है, बिल्कुल एज पर उसके, मतलब वो टिप है। अगर उसने उस लेयर को स्किप कर दिया और एक लेयर स्किप करके वो आगे तीसरी लेयर के अंदर चला गया, तो क्या हो गया, उसकी इंफॉर्मेशन तो पूरी कंप्लीट नहीं हुई। तो इस तरीके से तो हमारे वेट ठीक से जनरेट नहीं होंगे। तो क्या वो उसको 4 को आइडेंटिफाई कर पाएगा? नहीं, फिर हमारा मॉडल क्या होगा, वो बायस हो जाएगा। इस वजह से हम सिक्वेंशियल मॉडल इसलिए यूज करते हैं, वो लेयर टू लेयर कनेक्ट हो। डेंस लेयर कनेक्ट, डेंस लेयर मीन फुल्ली कनेक्टेड। फुल्ली कनेक्टेड मीन हर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, लाइक अगर उसके अंदर
10 इनपुट जा रहे हैं, तो 10 इनपुट आगे जितनी जितनी लेयर्स के साथ कनेक्टेड होंगे वो हर न्यूरॉन के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी, और फिर अगली लेयर के अंदर भी उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जाएगी। अच्छा, ये आप लोगों को अभी अजीब सी बात लग रही होगी कि हाँ तो वो तो फुली इंफॉर्मेशन जाएगी ना। नहीं, क्योंकि आगे कुछ मॉडल ऐसे होंगे जिसमें हम बीच में से क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं कुछ मॉडल में से लेयर्स को, क्योंकि उसमें बॉटल नेक का इशू आता है। और कुछ इस तरह की प्रिडिक्शंस होती हैं जिसमें कुछ मॉडल इस तरह के हैं कि वो फुल्ली कनेक्टेड नहीं होते हैं ना, उसमें कुछ लेयर स्किप करके हम बीच से डेटा को उठा लेते हैं और वो 2-3 लेयर छोड़ के और आगे उसको आगे से कनेक्ट कर देते हैं। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर इसलिए बार बार कह रही हूँ कि यहाँ फुली कनेक्टेड डेंस लेयर इसलिए हैं क्योंकि हम इसमें किसी भी लेयर को स्किप नहीं करेंगे। हर लेयर के अंदर से डेटा प्रोसेस होकर फिर आउटपुट निकलेगा, ताकि उसमें से एक भी इंफॉर्मेशन स्किप ना हो। दैट्स वाई। ठीक है। अभी ये हम मैं अनम ये वाला तो बस सिर्फ एक मैंने वो करा है कि एक ओवरव्यू हो जाए इस तरह से। हम जाएंगे अपने उसी ही एक्चुअल मॉडल पे जिसको हम पढ़ रहे थे। मतलब इसमें थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन थी कि मर्ज लेयर ये डेटा किस तरीके से हो रहा है, ये फिर ना हम इनको आगे और बताएंगे, अभी ये थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं चाह रही हूँ उसी मॉडल में, बस मैं सिक्वेंशियल को इन लोग को बताना चाह रही थी, ये जो लिखा हुआ है ना। अच्छा, और ये भी बने बनाए मॉडल पड़े हैं किरास के अंदर, जो कि आप कॉल करोगे सिक्वेंशियल मॉडल को, ठीक है। और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें जो सिक्वेंशियल मॉडल यूज हो रहा है वो कैपिटल एस से यूज हो रहा है, ठीक है। और इसमें जो मॉडल कॉल हो रहा है वो स्मॉल लेटर से हो रहा है, क्योंकि आगे जो मॉडल होगा वो कैपिटल लेटर से होगा और उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बिल्कुल एक अलग मॉडल की होगी। तो हम, क्योंकि यू नो दैट के मतलब पाइथन एक केस सेंसिटिव वो है लैंग्वेज है, इसलिए हमें ये ध्यान करना पड़ता है कि लाइक अगर किसी को कॉल किया जा रहा है और वो कैपिटल लेटर से कॉल किया जा रहा है तो वो ही चीज उठकर आएगी, अदरवाइज वो एरर दे देगी। अब अगर आप लोग अपनी नोटबुक में सिक्वेंशियल को स्मॉल लेटर से चलाओगे तो डेफिनेटली वो एरर देगा, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ जो सिक्वेंशियल मॉडल पड़ा हुआ है वो कैपिटल एस के साथ कॉल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक सिक्वेंशियल मॉडल ले रहे हैं जिसमें हम कितनी लेयर्स लगा रहे हैं, इसमें फिलहाल इन्होंने 2 लेयर डिफाइन करी है। अच्छा, 512 इसके अंदर ये प्रोसेसिंग के लिए ये वो दे रहे हैं, जस्ट लाइक a 512 ये वो दे रहे हैं, लाइक नोड दे रहे हैं, या मतलब जो एक्चुअली कनेक्ट तुम्हारी कर रहे हैं। आवाज खराब हो रही है, तुम्हारी आवाज खराब? खराब हो रही है। अभी बेहतर या है? मुझे नहीं आ रही। नहीं, हाँ, आई डोंट हो सकता है मुझे ना आ नो। रही हो। हाँ, बच्चे। ठीक है। हाँ, अब मतलब आप लोग अभी तुम्हें सही आ रही है? आप सही आ रही है। ओके। मतलब ये 512 न्यूरॉन्स मतलब इसके साथ इसने कनेक्ट करे हैं। अच्छा, 512 तो इसने कनेक्ट कर दिए हैं कि इतने सारे इतना डेटा का बैच इसके अंदर जाएगा और ये आगे प्रोसेस होगा। अच्छा, इसमें से निकलेगा कितना, नेक्स्ट लेयर पे कितना निकलेगा, अब ये क्या कह रहा है, 512 हम डालेंगे और अगली लेयर के अंदर हम सिर्फ 10 डालेंगे, 10 न्यूरॉन्स डालेंगे। अच्छा, 10 न्यूरॉन्स क्यों डालने हैं अगली लेयर में, क्योंकि ऊपर वाली लेयर के अंदर वो पूरे 512 का जो हमने एक बैच डाला था वो पूरा प्रोसेस होके उसने एक स्केच बना लिया हल्का फुल्का, ठीक है। जैसे आप फेस रिकग्नाइज नहीं करते हो आप लोग, लाइक कैमरे के आगे खड़े होते हो, वो आपको फेस के आपकी मोबाइल ऐप में भी होता है, फेस को आपको रिकग्नाइज कर लेता है। तो वो किस तरीके से करता है, लाइक पहले वो आपके राउंड मतलब आपके चेहरे के एजेस को रीड करता है, फिर मतलब ये आप अभी आगे पढ़ोगे वो किस तरीके से मतलब चीजों को आइडेंटिफाई कर, इसी तरीके से पहली लेयर में उसने क्या करा, सिर्फ एक पैटर्न नोट कर लिया कि लाइक ये ओवरऑल जिसका स्केच है वो इस तरह से लाइक 4 टाइप बन रहा है। अच्छा, उसने इतनी डिटेल्स नहीं अभी नोट करी है। सेकेंड लेयर में हम उसको सिर्फ 10 आउटपुट देते हैं और इसमें क्या करते हैं, एक सॉफ्टमैक्स का वो लगाते हैं जिसमें हमें सॉफ्टमैक्स क्यों लगाते हैं, इसमें ये एक्टिवेशन फंक्शन होता है और उसमें हम ऊपर एक एक्टिवेशन फंक्शन लगा रहे हैं रीलू। अच्छा, रीलू, और दूसरा हम एक्टिवेशन फंक्शन क्यों लगा रहे हैं, सॉफ्टमैक्स। अच्छा, रीलू क्यों लगाते हैं, रीलू क्योंकि उसके अंदर वो 10 पॉसिबिलिटीज को निकालता है, दैट्स वाई। और सॉफ्टमैक्स में क्या होता है, जस्ट वो बताता है कि यस एंड नो, लाइक 4 है क्या 5 है या 2 है, इस तरीके से। ये जो होते हैं ना, ये एल्गोरिथम होते हैं जो हमें मॉडल के अंदर यूज करने होते हैं, किस लिए, कि लाइक अब आपके लेयर के अंदर हमने न्यूरॉन्स में डेटा डाल दिया, अब वो एक्टिवेशन फंक्शन कॉल होगा, लाइक अब वो एक्टिवेट होगा, उसका एल्गोरिथम एक्टिवेट होगा और वो क्या करेगा, लेयर के अंदर डेटा को प्रोसेस करना शुरू होगा। जब फर्स्ट लेयर के अंदर हम एक्टिवेशन लगा रहे हैं, लाइक तुम एक्टिव हो जाओ और जो तुम्हारा डेटा आया है डेटा को प्रोसेस करो, लाइक
वो अब प्रोसेस करना शुरू करेगा और फॉरवर्ड की तरफ, आगे की तरफ डेटा जाएगा। अच्छा, और ये जो मॉडल होते हैं ना, ये हमेशा याद रखें, ये इस टाइप के होते हैं, ये फीड फॉरवर्ड नेटवर्क होते हैं, ये भी याद रखना है, क्योंकि कुछ मॉडल आप आगे जाके पढ़ोगे वो फीड, वो आगे मतलब बस ये फॉरवर्ड नहीं होते, वो बैकवर्ड भी होते हैं, ठीक है। आगे जाकर जब आप कुछ मॉडल पढ़ोगे उसमें सिर्फ डेटा आगे की तरफ प्रोसेस नहीं होता, सम टाइम वो पहले पीछे भी जाता है, पीछे से भी डेटा को रीड करता है, देन दोबारा आगे आता है, फिर पीछे जाता है, फिर आगे आता है, इस तरह मॉडल ट्रेंड होता है। लेकिन ये बैक जो मॉडल है, प्रोपिगेशन, बैक हाँ, बैक प्रोपिगेशन, राइट। नहीं बैक प्रोपिगेशन नहीं बोलो इसको, लाइक हम्म। यहाँ पर क्या होता है, ये बैक प्रोपिगेशन जो होता है ये तो वेट जनरेट करने के लिए होता है, ठीक है, ये एक अलग हम्म। चीज है, ठीक है। बैक प्रोपिगेशन जो है यहाँ पर अभी सिर्फ जो सिक्वेंशियल में जो आपका डेटा प्रोसेस हो रहा है, सिर्फ वो फीड फॉरवर्ड हो रहा है, सिर्फ आगे प्रोसेस हो रहा है। लाइक उसने 4 के एजेस रीड कर लिए, अब वो पीछे नहीं जाएगा, अब वो मजीद आगे जाएगा। क्यों जाएगा, लाइक अब उसमें वो आगे जो उसने आउटलाइंस को रीड करा है, अब वो उसकी इन डिटेल्स में जाएगा, लाइक उसकी और क्या डिटेल्स होती हैं 4 की, ठीक है। इसी तरीके से वो फिर आगे आगे दूसरी फाइनल लेयर में चला जाएगा। इसमें सिर्फ डेटा आगे बढ़ रहा होता है, पीछे नहीं आता। और जो अनम कह रही है ना अभी बैक प्रोपगेशन, वो बैक प्रोपगेशन वेट की हो रही होती है, ये तो चलता ही रहेगा, ये तो मतलब वेट जनरेट होते रहेंगे, ये मतलब ये इस तरीके से वो तो रीड करेगा। लेकिन वो एक अलग प्रोसेस है और ये एक अलग प्रोसेस है कि इसमें आपका डेटा सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ जाता है, वेट जनरेट करता है, ठीक है। अभी इसमें डेटा आपके 512 आपने सैंपल डाले और उसमें जब उसने जाके रीड करा और आगे वो बढ़ा, तो अब नेक्स्ट लेयर के अंदर जब हम इनपुट कहेंगे कि तुम कितने इनपुट जाओ, और उसमें रीलू लगाया, क्योंकि उसके अंदर अभी हम 10 आउटपुट निकाल रहे हैं, 512 दे रहे हैं और 10 आउटपुट लगा रहे हैं, इसलिए हमने रीलो एक्टिवेशन फंक्शन लगाया। देन अब जब दूसरी लेयर के अंदर जाएगा तो हम कहेंगे तुम 10 आउटपुट लो और एक्टिवेशन फंक्शन सॉफ्टमैक्स लगा दो। अच्छा अनंत, थोड़ा सा सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन दिखाना इनको गूगल पर, और अच्छा, रीलो एक एक्टिवेशन मिनट। फंक्शन दिखाना हाँ, प्लीज। मैं अच्छा बताती नहीं हूँ, एक सॉरी, मिनट। एल्गोरिथम दिखा कि इनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, क्यों हम ये एक्टिवेशन आ, कर रहे हैं, लगा रहे हैं। एक मिनट मैं बताती हूँ। रेलू फंक्शन हम इसलिए लगाते हैं कि जितनी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं उनको वो पॉजिटिव छोड़ देता है, और जितनी वैल्यूज उसमें नेगेटिव होती हैं उनको वो जीरो पे ले आता है। ये पूछेंगे कि क्यों जीरो पे ले आता है, तो मॉडल की ट्रेनिंग के लिए उसको जो डेटा का फॉर्मेट चाहिए होता है वो उस फॉर्मेट में उसको लाना होता है, तो ये फंक्शन लगा के हम उस फॉर्मेट में ले आते हैं। सॉफ्टमैक्स फंक्शन हम यूज करते हैं जब हमें मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का मॉडल ट्रेन करना होता है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। एक मिनट में इसको खोलती हूँ। सॉफ्ट मैक्स फंक्शन हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। ये दो फंक्शंस हैं जो हमारी लाइब्रेरी में पड़े होते हैं। ये कह रहे हैं लास्ट एक्टिवेशन फंक्शन है न्यूरल नेटवर्क का, जो नॉर्मलाइज करता है आउटपुट ऑफ अ नेटवर्क टू अ प्रोबेबिलिटी कंट्रीब्यूशन ओवर प्रेडिक्टेड आउटपुट क्लासेस। क्योंकि हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हैं यहाँ पे, दो नहीं है, दो से ज्यादा है, तो ये आपको वही चीज बता रहा है बेस्ड ऑन। अच्छा, इसको बोलो तो मैं इसको और भी खोल दूं थोड़ा। हाँ थोड़ा सा खोल दो ताकि इन लोगों को पता चले ये ऑलगैरिथम लग क्यों रहे हैं, सॉफ्टमैक्स क्यों लग रहा है, रीलू क्यों लग रहा है, एक्टिवेशन फंक्शन मतलब किस लिए हम यूज कर रहे हैं। Hmm. The activation function is an integral part of neural network. Without an activating function, a neural network is a simple linear regression model. Regression model से जब हम थोड़ा आगे जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें एक्टिवेशन फंक्शन उसमें लगाना पड़ता है। दिस मीन्स द एक्टिवेशन फंक्शन गिव्स नॉन लिनियरिटी टू द न्यूरल नेटवर्क। अब इनको नॉन लिनियरिटी तुम बताओ, ये तो बहुत आगे की बात है। नहीं इतना आगे मत जाओ, क्योंकि ये तो फिर मॉडल ही नहीं ट्रेन कर पाएंगे, ये सब टर्म्स आगे आएंगी। अच्छा अच्छा अभी देखो, ये भी ये छोड़ सिर्फ दो। अभी 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 देखो हाँ अर्शी, समझने के लिए ये बात बहुत है। हाँ, अंडरस्टैंड करना है सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम जब भी होगी, प्रोबेबिलिटी जब उसकी दो से ज्यादा होगी, तब हम यूज करेंगे, क्योंकि हमारा मॉडल ऑलरेडी 10 क्लासेस में काम कर रहा है।
तो हमने इसलिए सॉफ्टमैक्स फंक्शन लगाया। और रेलू का तो मुझे डेफिनेटली श्योर पता है कि ऐसे ही है, अगर बोलोगे तो इसको भी हाँ दोबारा नहीं नहीं, शेयर कर रेलू का लेती हूँ। इसलिए मतलब सॉफ्टमैक्स, बस इनको ये बता दो कि ये जो है ये 10 प्रोबेबिलिटी निकालेगा, ठीक है। लाइक ये 0 की निकालेगा, 1 की, 9 की। अच्छा, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, जिसकी सबसे ज्यादा होगी, लाइक 0.9 समथिंग लाइक दैट, क्योंकि 1 तो पूरी आने से रही, तो लाइक 9%। तो हम क्या चेक करेंगे कि भाई इसकी 10 क्लासें थी, 10 क्लासों की इसने प्रोबेबिलिटी निकाली, तो जिसकी सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी, तो डेफिनेटली हमारा हमारी पिक्चर का लेबल कंफर्म वही होगा। लाइक अगर 4 है तो डेफिनेटली 4 होगा। तो सॉफ्टमैक हम इसीलिए यूज करते हैं जहां पर मल्टी क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम आ जाता है, यस एंड नो का नहीं होता, तो वहां पर आखिरी जो एल्गोरिथम हम एक्टिवेशन के लिए यूज करते हैं वो सॉफ्टमैक्स यूज करते हैं, ये याद रखिएगा। और जब हम किसी भी प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन में, हमेशा हम रीलू लगाते हैं, ठीक है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं। क्योंकि रेलो का ताल्लुक इनपुट से है और सॉफ्टमैक्स का ताल्लुक आउटपुट से है। यस। सॉफ्टमैक्स 5, 10, 5, 3 जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं उनके ऊपर काम कर रहा है। रेलू फंक्शन हमारा जो डेटा है उसको उस फॉर्मेट में लेके आ रहा है जो कि मॉडल की डिमांड है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। द कोर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूरल नेटवर्क इज द लेयर। अब हमें ये पता चल गया है कि हम काम कर रहे हैं लेयर्स के अंदर। हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर बनेगा वो लेयर से बनेगा। यू कैन थिंक ऑफ लेयर एज अ फिल्टर फॉर डेटा। अगर हम ये कहें या ये सोचें कि लेयर्स जो है हमारी फिल्टर ऑफ डेटा है या सिफ्टिंग कर रही है, लाइक उसको छान रही है उस डेटा को, तो शायद गलत ना होगा। सम डेटा गोज इन एंड इट कम्स आउट इन अ मोर यूजफुल फॉर्मेट। अब हमारे पास डेटा जा रहा है जिसके कोई मतलब नहीं है, बस वो सिंपल पिक्चर्स हैं, कैट्स की, डॉग्स की, हैंड रिटन डिजिट्स की। लेकिन जब हम उसको प्रोसेस कर देते हैं तो हमारा पूरा जो मॉडल है वो लर्न कर चुका होता है उसके सारे पैटर्न्स को, और अब वो इस काबिल होता है कि अब उसको नई पिक्चर दिखाएं तो वो उसको पहचान ले कि ये है क्या। स्पेसिफिकली लेयर्स एक्सट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन आउट ऑफ द डेटा फेड इनटू देम। जो अगर हम देखें कि तो लेयर्स कर क्या रही होती है, एक्सट्रैक्ट कर रही होती है मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन वो उस फॉर्मेट में अब डेटा आ चुका है कि जहां आपका मॉडल लर्न कर सकता है चीजों को। होपफुली रिप्रेजेंटेशंस दैट आर मोर मीनिंगफुल फॉर द प्रॉब्लम एट हैंड। और आखिर में आप देखते हैं कि ये चीजें, जो प्रॉब्लम आपके पास होता है उसके सॉल्यूशंस आपको मिल चुके होते हैं ऑलमोस्ट। मोस्ट ऑफ डीप लर्निंग कंसिस्ट ऑफ चेनिंग टुगेदर सिंपल लेयर्स। हमने लेयर्स देखी थी, वो हर लेयर एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। एक इनपुट लेयर थी और एक आउटपुट लेयर थी, और उसके बीच में हमने 3 लेयर्स को देखा, तो ये उसको चेनिंग से रेफर कर रहा है। सिंपल लेयर्स दैट विल इम्प्लीमेंट अ फॉर्म ऑफ प्रोग्रेसिव डेटा डिस्टिलेशन। अगर हम उसको फिल्टरेशन कह लें, डिस्टिलेशन कह लें, शिफ्टिंग कह लें, बेसिकली क्या हो रहा है, डेटा जा रहा है और डेटा जाके वो एक मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन लेके बाहर आ रहा है। A deep learning model is like a sieve of data processing make of a succession of increasingly refined data filter etc. फिर ये वही बात कर रहा है कि क्या डेटा यहाँ पे कर क्या रहा है, फिल्टर्स क्या कर रहे हैं, उन डेटा को रिफाइन कर रहे हैं। अगर हम आटे की मिसाल ले लें तो जब हम आटे को मुख्तलिफ चीजें उसमें से निकालते जाते हैं तो क्या होता है, आखिर में उसका वो एक वाइट बहुत बारीक सा आटा बचता है। तो वो रिफाइंड कहलाता है। यहाँ पे ये डेटा रिफाइंड हो जाता है। अच्छा, डेटा डिस्टिलेशन रिफाइन भी। उसी तरीके से हो रहा है जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि डिफरेंट फिल्टर लगे होते हैं, वो पहले एजेस को रीड करेगा, ठीक है, रिफाइन हो गया, बाकी बाकी जो डम पिक्सल्स पड़े हैं वो उसने उसको अब वो रीड नहीं करेगा, बस वो उन पिक्सल्स को रीड करेगा जहां जहां पर एक शेप पड़ा हुआ है 4 का, ठीक है। तो इस तरह से एक फिल्टर से निकला, दूसरे फिल्टर में गया, इस तरीके से वो प्रेजेंटेबल हो जाता है। वो उन वेट्स को रीड कर लेता है, वो उन पिक्सल की वैल्यू को रीड कर लेता है कि 4 का शेप किन किन पिक्सल्स पर आ रहा है, और उन पिक्सल्स पर, लाइक ये ग्रे स्केल है, तो 1 से 256 के दरमियान उन नंबर्स को रीड करके वो अब आगे फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करो ना। हेयर हेयर मॉडल कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ 2 डेंस लेयर। अभी हमने जो मॉडल देखा है इसमें सिर्फ 2 डेंस लेयर्स हैं विच आर डेंसली कनेक्टेड, ऑल्सो कॉल्ड फुली कनेक्टेड। डेंसली कनेक्टेड, फुली कनेक्टेड लेयर्स वो होती हैं जिनका एवरी न्यूरॉन अगली वाली लेयर के एवरी न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है। अम, इसकी पिक्चर बना दूं या फिर कल ढूंढूं? अम, पता नहीं, नहीं नहीं, बना देती हूँ।
हाँ बस मतलब वो ऊपर डिफाइन तो थी कि एक, हाँ जितने भी इसमें नहीं, इसमें न्यूरॉन्स, वो मैंने हाँ। बाद में सोचा अर्शी, वो वैसे डिफाइंड नहीं थी। एक मिनट मैं तुम्हें हाँ बताती हूँ। इसमें दो दो लेयर्स तो मैं बना देती हूँ, तीसरी को ये खुद ही समझ जाएंगे। वो बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल बेसिक वाली चीज थी। अब हम इससे आगे की चीजें देखेंगे कि अगर ये इससे कनेक्टेड हो, इससे कनेक्टेड हो, इससे हाँ कनेक्टेड हो, और फिर इससे भी कनेक्टेड हो, फिर ये वाली जो है इससे कनेक्टेड हो, इससे कनेक्टेड हो, इससे कनेक्टेड हो, और इससे भी कनेक्टेड हो, और सो ऑन। बोलोगे तो इससे भी आगे बना देती हूँ। इससे हो, जैसे हम बचपन में वो नहीं करते थे, मैचिंग नहीं करते थे, लेकिन ये हम्म। ज्यादा मैचिंग है, ये बहुत ज्यादा मैचिंग है। तो इससे क्या होता है कि आपका डेटा किसी भी सूरत में जो जो आपने दिया होता है वो आगे हर सूरत में जा रहा होता है। इसमें कहीं भी इसकी फीचर्स के लॉस्ट होने के चांसेस ना होने के बराबर होता है। समझ में आ रही है? मुझे जरा चैट में बता दो। अब इसी तरह से ये 4 लेयर्स भी हो सकती हैं, ये लेयर्स 5 भी हो सकती हैं, ये हाँ, ये आपकी ये मॉडल 3। पर डिपेंड करता है। अगर यहीं से 2 लेयर के अंदर आपका मॉडल इतना अच्छा ट्रेंड हो जाता है तो आपको 4-5 लेयर लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप इतना हैवी डेटा क्यों बना रहे हो। वो कॉस्टली भी पड़ेगा और वो हैवी भी हो जाएगा, वो रैम वगैरह ये सब ज्यादा लेगा। तो अगर आपका प्रोसेस इसमें ही बेहतर हो जाता है तो आपके लिए 2 लेयर बेहतर है। लेकिन अगर आपको मतलब और प्रोसेस करना है और आपका रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, आपको लेयर्स बढ़ानी है या लेयर कम करनी है, तो ये डिपेंड करता है आपकी मॉडल की ट्रेनिंग के ऊपर, उसकी प्रिडिक्शन के ऊपर। अच्छा, अब मैंने फुली कनेक्टेड बता दिया कि हमारे पास फुली कनेक्टेड की नोड जो है, एवरी नोड दूसरे से कनेक्टेड होती है। द सेकेंड एंड लास्ट लेयर इन अ 10 वे। अच्छा, क्योंकि इसमें दो ही लेयर्स हैं, तो ये एक लेयर इनपुट ले रही है और उसके बाद उसको उसने रैलू फंक्शन अप्लाई कर दिया, और दूसरी लेयर जो कि उसकी आउटपुट लेयर भी है शायद, आई थिंक, और तो वो 10 वे सॉफ्टमैक्स क्लासिफिकेशन लेयर लगा रही है, विच मीन इट विल रिटर्न अ एरे ऑफ 10 प्रोबेबिलिटीज, जिसको हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि ये 10 प्रोबेबिलिटीज को भेज सकती है। और वो हमने देख लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है 10। ठीक है, वहां पे बात हो रही थी न्यूरॉन्स की, जहां पे एक्टिवेशन फंक्शन लगाया था रैलू। यहाँ पे बात हो रही है आउटपुट की, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 10। अगर वो हमारे पास 9 पिक्चर्स होती है तो 9 होती, 3 होती तो 3 होती। ठीक है, हाँ, उसके बाद और अगर हमारा यस एंड नो वाला फंक्शन होता तो भाई डेफिनेटली एक होती, और फिर सॉफ्टमैक्स नहीं लगाते हैं हम दूसरा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं। मैम मेरा हम्म, क्वेश्चन है। बोलो बेटा। मैम ये फर्स्ट लेयर में इस तरह हो रहा है ना कि 512 फीचर फर्स्ट लेयर से सेकंड लेयर को ट्रांसफर हो रहे हैं। नहीं, फीचर नहीं है वो बेटे, वो सैंपल्स होंगे, ठीक है ना। वो आपको सैंपल्स दे रहा है, ठीक है। फीचर नहीं दे रहा है, वो आपको सैंपल्स दे रहा है। 512 आपको सैंपल दे रहा है, जिसमें से वो क्या कर रहा है, 512 में से वो रिड्यूस कर रहा है। 512 किस तरीके से रिड्यूस हो रही है, अगर 512 में से लाइक 60 इसकी है लाइक 4 की, तो वो क्या करेगा, एक ही न्यूरॉन पे जाके सेट हो जाएगा कि भाई इसमें जितने 60 सैंपल थे वो 4 के ऊपर जाके सेट हो गए। अब इसमें जो दूसरे सैंपल्स हैं वो कितने, उसके ऊपर 6 के जाकर सेट हो गए। अब क्या हो रहा है, अब आपका मॉडल भी ट्रेंड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने रैंडम डेटा उठाकर उसको दिया। अब वो 512 जो आपने सैंपल्स दे दिए उसको, और वो जो हमारी आगे के लेयर है उसमें हमने डिफाइन करा हुआ है कि भाई इसके 10 आउटपुट निकलेंगे। तो क्या करेगा वो, हर लाइक जैसे एक नहीं होता, जैसे आप ऐसे समझ लो कि लाइक बहुत सारे एप्पल्स हैं, बनानाज हैं, और मतलब लाइक एक बास्केट के अंदर आप रख लो। आगे आप क्या कर दो, एक बकेट बना दो कि भाई ये बनाना इसमें जाएंगे, एप्पल इसमें जाएंगे, और ऑरेंजेस इसमें जाएंगे। अब एक फ्रूट की पूरी टोकरी है, आपने उसने भर के डाल दी, लाइक 512 आपने उसके अंदर डाल दिए। अब क्या, अब क्योंकि ऑटोमेटिकली हम मशीन को रीड करा रहे हैं, मशीन क्या करेगी, देखेगी कि केले के फीचर किसमें है, तो वो केले के ही बकेट में डाल दी जाएगी, ठीक है। इस तरीके से क्या हो रहा है, आपका जो 512 का सैंपल, आपका फ्रूट की टोकरी है, वो आगे उन उन बकेट्स में जाके रखी जा रही है और वो सॉर्ट होती जा रही है। इसी तरीके से फिर वो क्या करेगी, अब आगे एक और लेयर, क्या आउटपुट लेयर आ गई। आउटपुट लेयर में वो क्या देखेगी कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जो पिक्चर दी गई थी, जो पिक्चर दी गई है, ठीक है। अब ये क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर तो हम सारा डेटा देंगे। अब अगर आपने पिक्चर ही 4 की दी है, आपका मॉडल ट्रेंड हुआ हुआ है कि भाई फला नंबर पे भाई एप्पल ऑरेंज की सारी वो पिक्चर्स पड़ी हैं, आपने अगर ऑरेंज की पिक्चर डाली है तो डेफिनेटली वो उसी लेयर पर, उसी ही उस पर जाकर वो सारी प्रेडिक्शन देगी कि भाई ऑरेंज की बकेट में वो राउंड होता है, उसके एजेस इस तरीके से होते हैं, और सारी जो उसके फीचर्स दिख रहे होंगे
वो उसी को जाकर उसके अंदर जाके फेड कर देगी और बोलेगी इसका लेबल तो भाई ये ऑरेंज है। ठीक है, समझ गए? मतलब 512 हम सैंपल दे रहे हैं, जिसको जाके आगे वो रीड करके अच्छा, सॉर्ट एक करके। मिनट एक मिनट अच्छी, एक मिनट, 512 सैंपल्स का मतलब है 512 पिक्चर्स, और फीचर्स तो उसके हाँ, अनलिमिटेड होंगे ना। सैंपल्स से हम जो मतलब लेते हैं वो हम लेते हैं कि ये इसकी पिक्चर्स, और अगर फीचर्स की बात करें तो फीचर तो एक ही पिक्चर के पता नहीं कितने फीचर्स होंगे, नहीं जैसे नहीं, बिल्ली के। हाँ फीचर्स क्या हो गए, वो उसके फीचर्स जो जो होंगे ना, लाइक अभी यहाँ पर हम सैंपल्स दे रहे हैं और 28 क्या हो रहे हैं उसके, मतलब वो वहां पर उसकी वो हो रही है डायमेंशंस पर, उस पर जा रहा है वो। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ मैं थोड़ा सा भी इस चीज को और मजीद डिस्क्राइब नहीं करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ ना। तो लाइक इस चीज को मैं थोड़ा सा सर्च करके फिर मैं डिस्क्राइब करूंगी, लेकिन अभी 512 इसमें बेटे सैंपल जा रहे हैं, ठीक है, जो कि वो उसको हाँ, फीचर्स जाके देखो, फीचर्स से मतलब होता है कि डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या दैट डिस्क्राइब ईच। हाँ। हाँ, अच्छा चलो ठीक है। अब कहते हैं ईच स्कोर विल बी प्रोबेबिलिटी दैट द करंट डिजिट इमेज बिलोंग्स टू वन आउट ऑफ 10 डिजिट अच्छा, क्लासेस। हम लिसन, एक चीज, ये बच्चा ये भी ठीक कह रहा है, फीचर्स ही जा रहे हैं लेकिन वो रैंडम फॉर्म में जा रहे हैं, 512 में जा रहे हैं। तो वो हम उसको कह सकते हैं इतने सैंपल हम उठा के देख रहे हैं उन फीचर्स के, लाइक जो हमारे 9 फीचर्स है ना, तो उसके 512 हम सैंपल उठा के दे रहे हैं फीचर्स ही, लेकिन 512 सैंपल्स जा रहे हैं। ठीक है, उनके करेक्टरिस्टिक डाल रहे हैं हम उसके अंदर। ओके 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 ओके, टू मेक द मॉडल रेडी फॉर ट्रेनिंग वी मैम नीड टू एक और पिक। सवाल है। बोलो। मैम अभी हमें फीचर्स का पता तो नहीं है, तो हम फीचर इनपुट कैसे कर रहे हैं? या तो 512 का ये मतलब हुआ ना कि उस फीचर के अंदर से 512 फीचर एक्सट्रैक्ट कर लो, क्योंकि अभी मॉडल तो हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो हमें तो पता ही नहीं है फीचर्स हैं कौन से, तो फिर हम वो इनपुट कैसे कर रहे हैं 512 की फॉर्म में? 512 सैंपल्स दे रहे हैं ना बेटे हम, जो हमारे पास 60,000 पिक्चर्स का डेटा पड़ा हुआ है ना, उसमें से 512 हम पिक्चर्स उठा के दे रहे हैं उसको, ठीक है? सही है मैम, ओके ओके। ठीक है, ओके। बस वो तो हाँ। टू मेक द मॉडल रेडी फॉर ट्रेनिंग वी नीड टू पिक 3 more things एज पार्ट ऑफ कंपाइलेशन स्टेप्स। अब हमने क्योंकि हमने थोड़ा सा इसकी थ्योरी पढ़ी थी लॉस की, और ऑप्टिमाइजर की थ्योरी तो नहीं पढ़ी, हाँ लॉस की थ्योरी थोड़ी सी पढ़ी थी। इसको हम देखते कहते हैं ऑप्टिमाइजर क्या कर रहा है। द मैकेनिज्म थ्रू विच द मॉडल विल अपडेट इटसेल्फ बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग डेटा इट सीज सो एज टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। एक ऑप्टिमाइजर फंक्शन हम लगाएंगे, उसमें क्या होगा कि वो एक मैकेनिज्म क्रिएट करेगा कि जिससे एवरी टाइम जब ट्रेनिंग हो रही होगी तो मॉडल की जो परफॉर्मेंस है, मॉडल इम्प्रूव कर रहा होगा बाय इट परफॉर्मेंस। अब इसमें हम आगे देखेंगे जो जब हम इपॉक्स रन कर रहे होते हैं तो वहां हमें ये सारी चीजें दिख रही होंगी ना, है ना अर्शी? इपॉक्स, और जहाँ पे वो बैचेस, हाँ हाँ, बैच सब हमें शो साइज होंगे। वगैरह बनाएंगे। हाँ हाँ, उसमें हमें सारे वेट दिखाई देंगे, जैसे ये 512 गए हैं ना, तो ये 512 सैंपल जब जाएंगे ना, इनके कुछ वेट जनरेट होंगे। आप अभी, अब जब आप आगे जाओगे ना, तो अन्नम आपको मतलब वो मतलब कुछ पिक्चर्स इस तरह की दिखाएगी, तो कुछ टाइम के बाद पहले ये वाला मॉडल आप लोग ट्रेन कर लो कि वेट जनरेट कैसे होते हैं, पिक्सल में से वैल्यू निकलती कैसी है। तो हर एपिसोड के अंदर तुम्हें दिखेंगी। अब ये लॉस के बारे में हमने बात की थी, थोड़ी सी वो दोबारा डिस्क्राइब कर देती हूँ। लॉस क्या होता है? लॉस ये होता है कि एक प्रिडिक्टेड आपकी, आप ये सोच रहे होते हैं कि ये आपका एक्यूरेसी आनी चाहिए। हमारी डीप लर्निंग में, मशीन लर्निंग में भी, डीप लर्निंग की हम बात करें तो वहां पे हमें आउटपुट पता होता है कि एक्यूरेसी हमें चाहिए, डिमांड है 97% की। आपकी एक्यूरेसी आ रही है 95% की, तो 95 और 98 के बीच में जो 3% है वो लॉस कहलाता है। तो जो लॉस जब हमारा हो रहा होता है उसके लिए हम एक फंक्शन लगाते हैं जिसको हम लॉस फंक्शन कहते हैं, कि हाउ द मॉडल विल बी एबल टू मेजर इट परफॉर्मेंस। आपको उसको मेजर करना पड़ेगा ना कि परफॉर्मेंस रही क्या, उसकी परफॉर्मेंस है क्या। तो हम पहले से एक क्राइटेरिया डिस्क्राइब होता है हमारे पास कि भाई इतनी इसकी परफॉर्मेंस हो तो इसकी एक्यूरेसी ये आनी चाहिए। अब अगर ये एक्यूरेसी नहीं आ रही है तो उसके लिए एक फंक्शन लगाते हैं जो ये मेजर करता है कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है ट्रेनिंग डेटा के ऊपर। हम टेस्ट और ट्रेनिंग डेटा पे भी बात कर चुके हैं, अगर कहीं पे कोई चीज समझ ना आ रही हो तो फिर उसको थोड़ा सा गूगल करना। एंड दस हाउ इट विल बी, फिर गूगल करने से ना चीजें कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। एंड दस हाउ इट will be able to steer itself in the right direction। और फिर अगर लॉस फंक्शन बढ़ रहा है तो उसको राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उससे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कितना हो रहा है।
metrics to monitor during training and testing. Here we will only care about accuracy, the fraction of the images that were correctly classified. अच्छा, मैट्रिक्स से यहाँ पे मतलब आई थिंक कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, ये वेट वाले मैट्रिक्स की बात कर रहा है। नहीं नहीं, ये वेट मैट्रिक्स की बात कर रहा है। वेट वाले मैट्रिक्स की बात कर रहा है, तो ये कह रहा है कि उसको ये मॉनिटर करेगा ट्रेनिंग और टेस्टिंग के दरमियान कि एक्यूरेसी है क्या। द एग्जैक्ट पर्पस ऑफ द लॉस फंक्शन एंड ऑप्टिमाइजर विल बी मेड क्लियर थ्रू द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स। वो ये अब इसके जो इसकी बेसिक डेप्थ है वो यहाँ पे बताने बैठ जाते तो मॉडल तो ट्रेन हो ही नहीं सकता था। तो मॉडल को हाँ ट्रेन लाइक करने के लिए नहीं, यहाँ पे एक रुक गए। सेकेंड अनम, अनम एक सेकेंड। लाइक आप लोगों को मॉडल का आर्किटेक्चर समझ आया? हमेशा याद रखना, जब भी कोई न्यूरल नेटवर्क बना जाएगा, और सिंपल सिक्वेंशियल मॉडल, नॉट अ CNN, ठीक है? सिक्वेंशियल मॉडल हम बनाने जा रहे थे, जिसमें पहले हमने लेयर्स डिफाइन करी थी। अब क्या कर रहे हैं हम, लेयर जब हम बना लेंगे, अपने मॉडल को बता देंगे कितने तुमने इनपुट लेने हैं, कितने आउटपुट निकालने हैं, लेयर में तुमने कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन। अब क्या करने जा रहे हैं हम, अब हम उसको बताने जा रहे हैं कि तुमने कौन सा ऑप्टिमाइजर लगाना है, ठीक है, और कौन सा तुमने उसकी लॉस फंक्शन लगाना है, और मैट्रिक्स तुमने कौन सा लगाना है। अच्छा, ये तीनों चीजें हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो ऑप्टिमाइज करेगा, जो वेट जनरेट होंगे, जब वो उसको पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे, लाइक के 4 है, लाइक जो आगे नोड लगी हुई है, तो वो क्या करेगा, उसको पढ़ेगा। अच्छा, क्योंकि वो वहां पे मौजूद नहीं होगा, उसके लेवल उसके साथ मैच नहीं कर रहे होंगे, तो क्या करेगा, वो ऑप्टिमाइज करेगा। ऑप्टिमाइज मीन वो दोबारा वापस आएगा और अब क्या करेगा, वो दूसरी नोड की तरफ जाएगा कि क्या पता इसके फीचर यहाँ मैच कर रहे हो। तो जैसे अनम ने अपने डेंसली कनेक्टेड नेटवर्क बनाया था ना, कि वो हर लेयर में जाके चेक करेगा कि इसके फीचर यहाँ पड़े, इसका वेट इससे मैच कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये वो फंक्शन है जो ऑप्टिमाइज कर रहा है, ठीक है। और जहां पर वो उसको चेक नहीं कर पा रहा कि ये यहाँ मौजूद नहीं है, तो वहां क्या हो रहा है, एक लॉस फंक्शन कॉल होगा, जो कि बताएगा कि तुमने जो पहले वाले पे जाके चेक करा, तो क्योंकि तुम्हारा जो नंबर था उस नंबर से मैच नहीं हो रहा, तो वहां पे लॉस फंक्शन लगेगा और कहेगा तुम्हारा जो डिफरेंस आ रहा है, लाइक अगर वहां पर 10 पड़ा है और तुम्हारा डिफरेंस 1 आ रहा है, तो दैट्स मीन इसका बीच का वो माइनस का वो फंक्शन निकालेगा, लॉस फंक्शन, और वो कैलकुलेट करेगा। अच्छा, ये अब वहां पर ये यूज हो रहे हैं उसमें ना, ठीक है, उस एरर को वो ये रीड कर रहा है। अब कौन सा फंक्शन, जो अल्गोरिथम, सॉरी मैं बार बार फंक्शन कह रही हूँ, अल्गोरिथम वो लॉस को रीड कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, जब वो उसको रीड कर लेगा, जो मैट्रिक्स आएंगे, फिर वो उसके मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कि जो हमारे टेंसर्स आए हैं, अब उनको मल्टीप्लाई करके वो चेक करेगा कि कितना एक दूसरे के साथ मतलब वो एक्यूरेट आ रहा है। देन वो उसकी मैट्रिक्स की एक पूरी प्रोबेबिलिटी 10 टाइम वो बनाकर दे देगा, क्योंकि 10 उसके आउटपुट है। तो ये तीनों फंक्शन, ऑप्टिमाइजर, लॉस फंक्शन और मैट्रिक्स, ये हम लेयर बनाने के बाद आगे जब मॉडल को कंपाइल कर रहे होंगे, तब हमें ये बताने पड़ेंगे, और ये हमें बहुत देख के लगाने पड़ते हैं कि हम क्या लगाने जा रहे हैं। ऑप्टिमाइजर कौन सा लगा रहे हैं, कि किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा ऑप्टिमाइजर लगाएंगे, लॉस फंक्शन कौन सा लगाएंगे, क्या प्रॉब्लम है, और मैट्रिक्स हम कौन सी लगाएंगे, एक्यूरेसी वाली, अगर वो उसकी हम एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अभी इसने अलगैरिथम बताए थे, ये 3 अलगैरिथम हम प्रॉब्लम के हिसाब से लगाएंगे, और ये हमेशा एक से नहीं रहेंगे, ये प्रॉब्लम के हिसाब से वेरी करेंगे, ठीक है। अनम कंटिन्यू करो आगे। अच्छा ठीक है, अब ये कहता है क्या कर रहा है, ये मॉडल को कंपाइल कर रहा है। यहाँ पे जिन 3 चीजों के बारे में हमने बात की थी, एक ऑप्टिमाइजर, एक लॉस और एक मैट्रिक्स। तो ऑप्टिमाइजर में एक फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी लाइब्रेरी में जाहिर है वहां के रास्ते पे पड़ा है, RMS प्रॉप। इसके पीछे बहुत कुछ हो रहा होगा, लेकिन अब हमारे पास ये आसानी है कि हम इन सारे फंक्शंस को लाइब्रेरी से उठा के और अपनी जरूरत के मुताबिक यूज कर सकते हैं। लॉस के लिए ये यूज कर रहा है स्पार्स कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, और मैट्रिक्स के लिए यूज कर रहा है ये एक्यूरेसी। बिफोर ट्रेनिंग we will pre-process data by reshaping it into the shape the model expect and scaling it to the value। हमने क्या करना, प्री प्रोसेस हमने कैसे किया था, कि उसको रेलू फंक्शन के साथ जब हमने किया तो सारी वैल्यूज आ गई 0, जितनी पॉजिटिव थी वो 1 में आ गई और जितनी जो नेगेटिव वैल्यूज थी वो सब 0 में आ गई। प्रीवियसली our training images were stored in an array shape of। अच्छा, अब हमारे पास जो हमारा जो इमेज था वो किस में स्टोर हुआ हुआ है, 6028 के शेप में सेव है, ऑफ टाइप U int 8। यहाँ पे ये इसकी
डेटा टाइप बता रहा है कि ये यू इंटीजर 8 है विद वैल्यूज ऑफ द 0 से 255 इंटरवल, जो कि इसको बता रहा है कि ग्रे स्केल इमेज है जिसमें वैल्यूज 0 से 255 के हाँ बीच में मतलब फॉल एक करती हैं। पिक्चर की जो वैल्यूज होंगी उसमें 0 से लेके 255 तक पिक्सल्स की वैल्यूज होंगी। उसमें से जहां जहां हमें दिखेगा कि वो वहां एक लेटर के फिगर कंज्यूम हो रहे हैं, तो वो इन 255 के बीच की वैल्यूज उठा कर लेकर आएगी। जिस जिस पिक्सल पर उसके पिक्चर का एक वो आ रहा होगा, लाइक 4 का जो एक पूरा शेप आ रहा होगा ना, तो सिर्फ वो उन पिक्सल को उठाकर लाएगी, उन वैल्यूज को उठाकर लाएगी। ठीक है, पूरी 255 वैल्यू उठाकर नहीं ले आएगी। सही है। हम्म। अच्छा, वी विल ट्रांसफॉर्म इट इनटू फ्लोट 32। अच्छा, अब मॉडल की डिमांड ये भी होती है कि उसको जो डेटा चाहिए होता है उसका डेटा टाइप फ्लोट 32 के शेप में होना चाहिए। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि हम इस वाले अपने डेटा को फ्लोट 32 के अंदर चेंज कर लेंगे। उसका तरीका कोड हमारे पास ये लिखा है, विद वैल्यूज बिटवीन 0 to 1। यहाँ पे हमने वेरिएबल्स बनाए ट्रेन के और ट्रेन इमेजेस और टेस्ट इमेजेस के। अच्छा, पहले हमने उसको रीशेप किया। रीशेप करने के बाद हमने उससे कहा कि अब इसकी टाइप को जो है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अगर देखो तो ट्रेन इमेजेस की टाइप को क्या कर दो, फ्लोट 32 कर दो, और उसको करने के लिए डिवाइडेड बाय 255 कर देंगे, क्योंकि ये फिर वही ग्रे स्केल इमेज है ना। और फिर हम इसको देखेंगे, टेस्ट इमेज की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें टेस्टिंग भी करनी होगी, तो हम टेस्ट इमेज की शेप को भी चेंज कर देंगे और उसके बाद उसकी टाइप रीशेप करके, और फिर टाइप हम उसकी ले लेंगे फ्लोट 32। अच्छा, वी आर क्योंकि नाउ रेडी। मतलब हाँ हमारा जो डेटा है वो एक समझो एक टेंसर की उसमें जाता है, मतलब 1 डायमेंशन में वो इस तरह से प्रोसेस होता है। तो अब ये जो इतनी 3 डायमेंशन ये जो दिखा रहा है ना कि भाई 1000 इमेजेस उठा रहा है और 28 बाई 28 उठा रहा है, तो ये क्या करेगा, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके एक टेंसर के अंदर स्टोर कर लेगा। और ये स्टोर डेटा अब आगे हमारे उसमें डेटा में हमारे मॉडल में प्रोसेस करेगा, क्योंकि हम इसको फ्लैटन करके डालते हैं। सही है। आगे मतलब ये कह रहा है ना यहाँ, टेस्ट इमेज डॉट रीशेप कर दो। रीशेप कैसे कर दो कि इसको 1000 को 22 बाई 22, ठीक है, इसको इसको इसने इस तरह से निकाल लिया और इसको ये 255 से ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चलो अब आगे चलो। हाँ, अब हम रेडी हैं ट्रेन करने के लिए मॉडल को, विच इन केरास इज डन विया अ कॉल टू द मॉडल्स फिट मेथड। अगर हम केरास की तरफ से देखें इसको, तो हम कैसे कर सकते हैं, मॉडल फिट के मेथड के साथ इसको हम ट्रेन कर सकते हैं। वी फिट द मॉडल टू इट्स ट्रेनिंग डेटा। हमने ट्रेनिंग डेटा के साथ मॉडल को फिट करना है। उसके लिए एक हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट फिट करेंगे। उसमें हमने क्या रखा है, ट्रेन इमेजेस रखे हैं, ट्रेन लेबल्स रखे हैं, इपॉक्स हमने कहे हैं 5। इपॉक्स 5 का मतलब होता है आइट्रेशन 5 टाइम्स होगी। बैच साइज, अब क्योंकि ये 60,000 का डेटा है तो बैच साइज इसने रखा है 128 सैंपल्स पर इपॉक उठाएगा, राइट। ऐसे हाँ, होगा। ये बेस्ट साइज इसी तरीके से उठाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये कहेगा कि इसको तुम इपॉक्स यहाँ पे ये हो रहा है और ये दिखा रहा है, जो इसका पहला चल रहा है 60,000 इमेजेस के ऊपर, तो यहाँ पे बता रहा है 0.92 एक्यूरेसी आ रही है। और आखिरी इपॉक तक इसकी एक्यूरेसी 0.96 यानी 97% ऑलमोस्ट आ गई है। Two quantities are displayed during training: the loss of the model over the training data and the accuracy of the model। अब ये कि पहली वाली ये टू साकिब क्वांटिटीज इकबाल, 1 क्वेश्चन, हाँ पूछो, 1 क्वेश्चन क्या है तुम्हारा। लेबल्स को पूछ रहा है। क्या मतलब लेबल्स, क्या लेबल्स। अगर आप बोल के पूछ सके तो प्लीज। चलो हम कंटिन्यू करो, मुझे लग रहा है उसका माइक वाइक खराब है। अच्छा, टू क्वांटिटीज आर डिस्प्लेड ड्यूरिंग ट्रेनिंग: द लॉस ऑफ मॉडल ओवर द ट्रेनिंग डेटा एंड द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल। यहाँ पे हमें ट्रेनिंग डेटा में और उसके बाद इसकी एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, 98.9% ऑन ट्रेनिंग डेटा। तो अब भी कहता है कि नाउ दैट वी आर ट्रेन मॉडल वी कैन यूज इट प्रेडिक्ट क्लास प्रोबेबिलिटीज। अब हमने ट्रेन कर लिया अपने मॉडल को, अब हम क्लास की प्रोबेबिलिटीज को चेक कर सकते हैं। इमेजेस दैट वर नॉट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग डेटा। अब इमेजेस
इमेजेस कौन से थे जो ट्रेनिंग डेटा के पार्ट नहीं थे, लाइक दोज फ्रॉम टेस्ट सेट। तो फिर अब हम क्या करेंगे, टेस्ट सेट से कुछ चीजें लेते हैं। हमने स्लाइसिंग पढ़ी थी, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइसिंग को इससे यूज किया है। 0 से 10 तक के जो है नंबर के इमेजेस देखे लिए हैं, एक वेरिएबल में इसको वो कराया है, सेव कराया है। उस वेरिएबल का नाम है टेस्ट डिजिट्स। देन प्रिडिक्शंस में इसने कहा है मॉडल डॉट प्रिडिक्ट टेस्ट डिजिट्स। अब इसको प्रिडिक्ट कर दो कि टेस्ट डिजिट्स क्या है, मतलब प्रिडिक्शन में आपने 0 वाला जो वो है पिक्चर है वो ले लिए, और अरे जो है आपका यहाँ पे उसने क्रिएट कर दिया। ईच नंबर ऑफ इंडेक्स I in that array correspond to the probability that digit image test 0 belongs to class I. This first test digit has the highest probability score. अच्छा, अब ये कहता है कि इससे जो एक को चेक किया तो उसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आ गई 0.99%, ऑलमोस्ट 1 एट इंडेक्स 7। सो अकॉर्डिंग टू अवर मॉडल इट मस्ट बी अ 7। तो अगर हम फिर इसको चेक करें तो हमारी मॉडल के मुताबिक ये वाला नंबर जो 0 पे पड़ा है वो 7 होना चाहिए। हम्म ये 7 होना चाहिए। 5,000 में से ये कुछ है, ये रख लो, आपको जो 5,000। अच्छा, अब वी कैन चेक दैट द टेस्ट लेबल एग्रीज। टेस्ट लेबल को अब आप चेक कर दें, वहां पे आप 0 को रखेंगे तो उसका आंसर दे देगा कि यहाँ पे ये 7 आ रहा है। ऑन एवरेज हाउ गुड इज आवर मॉडल एट क्लासिफाइंग सच नेवर बिफोर सीन डिजिट्स। अब आप खुद देख सकते हैं, एवरेज अगर हम देखें तो हमारा मॉडल क्लासिफाई करने के लिए कैसा है, जो इससे पहले उसको हमने डिजिट्स दिए। लेट्स चेक बाय कंप्यूटिंग एवरेज एक्यूरेसी ओवर द इंटायर टेस्ट सेट। अभी हमने क्या किया था, पहले हमने स्लाइसिंग की, स्लाइसिंग करके फिर हमने सिर्फ एक को चेक किया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इंटायर टेस्ट सेट जो हमारे पास पड़ा हुआ था, आई थिंक 10,000 पिक्चर्स था, उसके ऊपर हम उसको चेक करेंगे क्या कि उसकी एक्यूरेसी आ क्या रही है। टेस्ट लॉस टेस्ट एक्यूरेसी इज इक्वल टू मॉडल डॉट एवल्यूएट टेस्ट इमेजेस टेस्ट लेबल्स। यहाँ पे वो उसको टेस्ट इमेजेस और टेस्ट लेबल्स दोनों दे रहा है, और उसके बाद कह रहे हैं कि प्रिंट करा दो एक्यूरेसी को, और उसको उसमें उसका जो वेरिएबल है उसको उसने बता दिया। टेस्ट एक्यूरेसी अब ये बता रहा है 0.97% है, विच इज द टेस्ट सेट एक्यूरेसी टर्न इनटू 97.8। दैट्स अ क्वाइट बिट लोअर देन द ट्रेनिंग एक्यूरेसी। अब अगर हम ट्रेनिंग की तरफ वापस जाएं तो हमने देखा था कि वहां एक्यूरेसी अगर 98.9% थी और यहाँ पे एक्यूरेसी 97.8% है, तो ये गैप क्या है, दिस गैप बिटवीन ट्रेनिंग एक्यूरेसी एंड टेस्ट एक्यूरेसी इज एन एग्जांपल ऑफ ओवरफिटिंग। ये कहता है ये एक एग्जाम्पल है। ओवर फिटिंग को नापने या जांचने के और तरीके भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे इसने जिस तरीके से इसको किया तो इसने कहा कि ये वाली जो है इससे हमें पता चलता है कि ओवर फिटिंग है। द फैक्ट दैट मशीन लर्निंग मॉडल्स टेंड्स टू परफॉर्म वर्स ऑन न्यू डेटा दैट, अच्छा, और ओवर फिटिंग करता क्या है, ये वर्स परफॉर्म करता है न्यू डेटा के ऊपर। जब आप उसके मॉडल की एक्यूरेसी देखेंगे तो आ रही होगी 99% और समटाइम 100%, लेकिन जब आप उसको न्यू डेटा दिखाएंगे तो वो कहेगा मैं तो नहीं इसको पहचानता। The fact that machine learning model tend to perform worse on new data on their training data, overfitting is a central topic in chapter 3। overfitting को भी हम बहुत डिटेल से अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि overfitting को से कॉम्बैट हम कैसे करेंगे। This conclude our first example, you just saw how you can build। अभी हमने सिर्फ क्या देखा है इस बुक के मुताबिक, हमने एक एग्जाम्पल देखी जिसमें हमने एक मॉडल को ट्रेन किया है, मॉडल को न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किया हमने, और क्या क्लासिफाई करा है उससे, हैंड रिटन डिजिट्स थे जो कि और ये सारा कुछ काम 15 से कम लाइनों के कोड में हो गया। In this chapter and the next we will go into detail about every moving piece। अब अगले चैप्टर में जब हम जाएंगे तो इससे रिलेटेड जितनी भी, इस लाइन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको हम दोबारा से देखेंगे, और दोबारा करके से देखने के साथ उसको क्लैरिफाई भी करेंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन के पीछे हो क्या रहा है। यू विल लर्न अबाउट टेंसर्स, द डेटा स्टोरिंग ऑब्जेक्ट। टेंसर्स क्या है, वो फॉर्मेट जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है, तो टेंसर्स हमने पढ़ना जरूर है। ऑब्जेक्ट्स गोइंग इनटू मॉडल, टेंसर फिर उसकी ऑपरेशंस होते हैं। टेंसर्स में जब हमारा डेटा स्टोर होता है उसके बाद उसके कुछ ऑपरेशंस होते हैं, विच अच्छा लेयर्स अनम, आर। लिसन एक सेकेंड। अच्छा वो जो 512 थे ना ऊपर, आई एम सो सॉरी, वो फिल्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। सैंपल वो नीचे 128 दे रहा है ना शायद,
तो वो सैंपल्स हैं, ऊपर जस्ट वो फिल्टर्स हैं 512। ठीक है, मैंने ओके ये चीज ऐड कर दूं क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मुझे। ओके ओके tensor operation which layers are made of and gradient descent which allows you। अच्छा, हम क्या करेंगे, टेंसर्स को देखेंगे, टेंसर ऑपरेशंस को देखेंगे, और जिससे हमारी लेयर्स बनी हुई होती हैं, और उसके बाद हम ग्रेडियंट डिसेंट्स को देखेंगे कि ये जो हमारे मॉडल को अलाउ करता है कि लर्न कैसे करना है ट्रेनिंग एग्जांपल्स के साथ। अच्छा जी, data representations of neural network. In the previous example, we started from data stored in multi-dimensional NumPy array, also called tensors. हमने जो example देखी है, उसमें जो हमारा data है, वो NumPy array के अंदर सेव हुआ है, और उसको हम tensor भी कहते हैं। In general, all current machine learning systems use tensors as their basic data structure. अगर हम मशीन लर्निंग को देखें तो उसमें तकरीबन सारा जो डेटा बेसिक जो डेटा स्ट्रक्चर है वो टेंसर्स के ऊपर ही है। टेंसर्स आर फंडामेंटल टू द फील्ड, वो जरूरी है इस फील्ड के लिए। सो फंडामेंटल दैट टेंसर फ्लो वाज नेम्ड आफ्टर देम। इसी वजह से टेंसर फ्लो का नाम टेंसर फ्लो रखा गया है। सो व्हाट्स द टेंसर, तो फिर हमें जरूरत है ये जानने की कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी का नाम टेंसर फ्लो रखा गया, तो है क्या ये। At its core, a tensor is a container of data। अगर हम टेंसर को भी सोचें, और अगर हम वेरिएबल के लिए भी अक्सर ये बात बोली जाती है कि कंटेनर ऑफ डेटा है, लेकिन टेंसर को इन द सेंस के जहाँ पे हमारा डेटा जिस फॉर्मेट में पड़ा है वो एक कंटेनर समझ लो, और ये टेंसर है। वो टेंसर होता है जो जिसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, यूजुअली न्यूमेरिकल डेटा, ज्यादातर न्यूमेरिकल डेटा होता है। सो इट्स अ कंटेनर ऑफ नंबर। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एक कंटेनर है जिसके अंदर नंबर्स पड़े। You may be already familiar with matrices which are rank 2 tensor। अगर आपने मैट्रिक में मैट्रिसेस पढ़े हों तो आपको याद होगा कि ये 2D रैंक 2 टेंसर्स कहलाते हैं, जिसके अंदर टू रोज के साथ ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन या प्लस या माइनस या जो भी चीजें भी आप करना चाहें। टेंसर आर अ जनरलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस टू एन आर्बिट्री नंबर ऑफ डायमेंशंस। तो अगर हम टेंसर्स को इन द लाइट ऑफ मैट्रिसेस देखना चाहें तो वो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। नोट दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेंसर डायमेंशन इज ऑफन कॉल्ड एन एक्सिस। जब हम डायमेंशन की बात करते हैं और टेंसर की बात कर रहे होते हैं तो हम उसकी डायमेंशन को एक्सिस कहते हैं, AXIS। यहाँ पे हम दो एक्सिस देखेंगे, AXIS को भी देखेंगे और AXES को भी देखेंगे, तो इसको भी कंफ्यूज नहीं करना है। वैसे तो काफी सारी चीजें ऐसी देखेंगे जो थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी, लेकिन बहरहाल उसको हमने अलग अलग देखना है। द टेंसर दैट कंटेन ओनली वन नंबर इज कॉल्ड स्केलर। अब हम ये कहते हैं कि ये भाई ये स्केलर वैल्यू है, तो स्केलर वैल्यू कौन सी है, जो सिर्फ एक वैल्यू होती है। ठीक है, एक वैल्यू जो होती है वो स्केलर कहलाती है, और स्केलर टेंसर कहलाते हैं, और रैंक 0 टेंसर। अगर हम रैंक्स के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करें नहीं, कि इसका रैंक, लाइक जैसे जैसे अब आपने नंबर लिख दिया 10, अब 10 लिखा हुआ है, 10 को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये राइट की तरफ है, लेफ्ट की तरफ है, अप साइड है, डाउन साइड है। कोई डायमेंशन नहीं पता ना, जस्ट 10 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, 0 टेंसर हो गया। अब अगर 10 के साथ 2 भी लिखा हुआ है तो क्या हो रहा है, ये किस तरीके से जा रहा है, ये एक रॉ बन रही है, ये एक मतलब लाइक रॉ बन रही है और आगे फॉरवर्ड हो रहा है, तो ये 1 डायमेंशन हो गया। ठीक है। इन आगे नंपाई a float 32 और float 64 नंबर इज अ स्केलर टेंसर। अगर हम नंपाई में देखें, जो float 32 और float 64 नंबर होंगे वो स्केलर टेंसर कहलाते हैं, और स्केलर एरे भी कहते हैं उनको। यू कैन डिस्प्ले द नंबर ऑफ एक्सेस। अब यहाँ पे ये दूसरे एक्सेस की बात करना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे ये AXES वाला एक्सेस है, और यहाँ पे AXIX वाला एक्सेस है। इसको भी इसने आगे जाके थोड़ा डिस्क्राइब किया है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन में हम जरूर जाएंगे। और नंपाई टेंसर वी आर द NDIM एट्रीब्यूट। NDIM एक ऐसा एट्रीब्यूट है हमारे पास नंपाई में, जैसे ही हम उसको अपने अरे के साथ लगाते हैं तो वो बता देता है कि इस अरे की डायमेंशंस क्या है, कितने डायमेंशंस में है ये डेटा। अच्छा, a scalar tensor has 0 axis and dimension is equal to 0। The number of axis of a tensor is also called its rank। ये हम देख चुके हैं कि नंबर ऑफ एक्सेस जो होंगे उसके वो हमें क्या कहलाएंगे,
वो उसके रैंक्स कहलाएंगे। अब हम इसको इस वाले नंपाई को स्केलर को चेक करते हैं। सबसे पहले हमने नंपाई लाइब्रेरी में क्या करते हैं, हम नंपाई को इंपोर्ट करते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि एनपी एरे जो है वो क्या है, 12 है बस। यहाँ पे अभी अर्शी ने बताया ना, कोई नंबर नहीं है, इसके अलावा एक नंबर के अलावा कोई नंबर नहीं है। वो 0 हो सकता है, 12 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी। उसके बाद ये कहता है कि एक्स को प्रिंट करा दो, एरे 12 की, नहीं सॉरी, इसने बस इसको यहाँ पे एक वेरिएबल बना के इसको इसमें सेव करा है। उसके बाद ये इसकी डायमेंशन चेक कर रहा है। तो 0 का मतलब है 0 रैंक टेंसर, और 0 रैंक टेंसर क्या है, वो अभी हमने पढ़ा, वो क्या है, वो स्केलर है। तो हमें ये पता चल गया इसको देख के कि जनाब ये स्केलर वैल्यू है। अब अगर हम देखें इससे थोड़ा सा आगे हम जाएं तो हम ये कहेंगे वेक्टर्स क्या हैं, जो रैंक 1 टेंसर्स होते हैं। तो उसमें हमने अभी अर्शी ने बताया, वही बात बिल्कुल सही है कि अगर इसमें हम नंबर ऐड कर दें, आ, एक से ज्यादा नंबर ऐड कर दें, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर कहलाएगा, रैंक 1 टेंसर कहलाएगा। हाँ पहले मतलब क्या ये था, इसी तरीके स्केलर से था। हाँ, और अगर आप एक चीज को निकालोगे तो वो दोबारा एक वही बन जाएगी, स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू, फिर वेक्टर, फिर अगर इसके अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, मजीद रॉस ऐड कर देंगे। अभी ये क्या बन रहे हैं, ये फीचर्स बढ़ते जा रहे हैं ना, लाइक 12, 3, 6, 4, 5। ठीक है, ये फीचर्स बन रहा है। इसके नीचे अगर हम रॉस ऐड करते चले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। 0 वेक्टर, फिर आगे क्या हो गया, 2D, लाइक क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गया। इसी तरीके से फिर आगे मजीद डायमेंशन, मतलब इन डेप्थ जब चला जाएगा तो 3D डायमेंशन। तो ये इस तरीके से होता बेसिकली ये एक स्केलर वैल्यू है। स्केलर से आगे बढ़ गया, क्या बन गया, वेक्टर। वेक्टर से नीचे हमने डिजिट्स लगा दिए तो वो बन गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर अगर हमने इन डेप्थ कलर चैनल्स में चले गए तो वो क्या बन गया, 3 डायमेंशन। ठीक है, इसी तरीके से अब हमने 3 डायमेंशन के साथ अगर हमने 4 डायमेंशन एक और चीज लगा दी तो वो क्या बन गया, एक मतलब वीडियो फ्रेम, मतलब वो वीडियोस आ गई। मतलब इस तरीके से वो आगे डायमेंशन बढ़ती चली जाएंगी, तो वो इस तरीके से कॉल होती जाएंगी। हाँ, और फिर इसकी डायमेंशन को चेक किया तो यहाँ इसकी डायमेंशन को बता रहा है कि यहाँ पे 1 डायमेंशन है इसकी। ये एक वेक्टर है। पहले हमने देखा हाँ, स्केलर, और अब देखा वेक्टर। इसका रैंक जो है, ये रैंक और अब 1 एक ना टेंसर है। इसके ये जो नंबर है ना, इसके आगे एक एरो बना के तीर बना दो ताकि इनको समझ आ जाए कि ये आगे बढ़ रहा है, तो दैट्स मीन ये डायरेक्शन है इसकी। ये जो नंबर जा रहे हैं ना, 1, 2, 3, 6, 4, 14, इसके नीचे, हाँ इसके नीचे एक लाइन बना दो ऐसी, और उसका एरो आगे की तरफ शो कर दो। तो ये एक डायमेंशन हो गई, ताकि फिर इन लोगों को समझने में आसानी रहेगी। हाँ ये देखो, ये आगे की तरफ जा रहे हैं, ये नंबर 1, 2, 3, 6, 14, ऐसे ये फीचर्स ऐड होते जाएंगे, तो ये क्या बनता चला जाएगा, एक एरे बनता चला जाएगा, और जो कि 1 डायमेंशन है। अब हाँ नीचे अब नीचे चलो, फिर आगे इनको 2 डायमेंशन समझ आ जाएगा क्या होता है। यहाँ पे अभी 2 डायमेंशन की बात नहीं करेगा, ये पहले एक्सेस बता रहा है। दिस वेक्टर हैज 5 एंट्रीज, सो दिस इज कॉल्ड 5 डायमेंशनल वेक्टर। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक कंफ्यूजन होती है अक्सर 5 डायमेंशनल वेक्टर में और 5 डायमेंशनल टेंसर में। तो ये बता रहे हैं कि क्या डिफरेंस है, 5 डायमेंशनल टेंसर कैसा होता है, 5 डायमेंशनल वेक्टर कैसा होता है। यहाँ पे अगर हम इसकी एंट्रीज को गिन लें तो हमें क्या पता चल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 5 डायमेंशनल क्या हो गया, वेक्टर हो गया। वेक्टर क्या था, जो स्केलर से डिफरेंट था, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा थे, तो हमने गिन लिया, ये 5 डायमेंशनल वेक्टर हो गया। अब कंफ्यूज ना हो, 5 डायमेंशनल टेंसर क्या होगा, 5D वेक्टर हैज ओनली 1 एक्सिस, एक्सिस उसकी एक है, उसमें 5 डायमेंशंस हैं। 5 डायमेंशंस हम उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स को कह रहे हैं, along with axis, its axis, whereas a 5D tensor has 5 axis। जैसे अगर आपके पास 5 एरेज हो डिफरेंट, तो हम उसको 5D टेंसर कहेंगे। यहाँ पे हमारे पास 5 एरेज नहीं है, एक एरे है और उसके अंदर 5 एंट्रीज हैं। डायमेंशन एंड मे हैव एनी नंबर ऑफ डायमेंशंस अलोंग विद एक्सेस, और उसके अंदर कितने भी नंबर हो सकते हैं, कितने भी नंबर हो सकते हैं। डायमेंशनैलिटी कैन डिनोट either the number of entries along a specific axis, as in the case of our 5D vector। वहां पे जो डायमेंशनलिटी को हम देखते हैं वेक्टर में, वो किससे देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मौजूद हैं आपके एरेज में।
इस एक एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट जो मौजूद है वही उसकी डायमेंशनलिटी है। अगर 20 है तो वो 20 हो जाएंगे, लेकिन either the number of entries along a specific as in the case of 5D vector, और अगर आप 5D vector को देखें और the number of axes in a tensor such as a 5D tensor which can be confusing at times, so sometimes आप confuse हो जाते हो कि 5D tensor को 5D vector से confuse कर रहे होते हैं। In the later case it is technically more correct to talk about a tensor of rank 5। तो हम आगे जाके technically इसके बारे में बात करेंगे कि tensor जो है, जो rank 5 tensor है उस वो किस तरह से होता है। द रैंक ऑफ अ टेंसर बीइंग द नंबर ऑफ एक्सेस, बट द एम्बिगुअस रोटेशन 5D टेंसर इज कॉमन Excuse me, ma'am. रिगार्डलेस। मैम टाइम अप हो गया, क्लास किसी टाइम पे एंड हो जाएगी। चलो भाई क्लास को एंड करते हैं हम।